तरफ शुभेंदु अधिकारी देखिए, आज उन्होंने सीएम बने, जनता दरबार लगाया है, लोगों की फरियाद सुनी है, लोगों की शिकायत और परेशानी सुनी है। और साथ ही साथ शुभेंदु बहुत सी चीजें जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक भी ली उन्होंने और कई बड़ी चीजें लागू होंगी जल्द। महिलाओं को बंगाल में 3-3 हजार रुपए महीना मिलेगा, जो सरकार ने वादा किया था। और अब आपको बताऊं कौन से बड़े फैसले जो लागू होने वाले हैं, जिसे कैबिनेट में मोहर लगाई गई है। सबसे पहले देखिए जरा, अन्नपूर्णा भंडार। क्या है अन्नपूर्णा भंडार? बंगाल में 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू होगी। इसके तहत महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए हर महीने आएंगे। इसे ममता की लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार कहा जा रहा है। 2021 में ममता सरकार ने 500 रुपए महीने से इसे शुरू किया और अपने आखिरी बजट में इसे कर दिया 1,500 रुपए। अब बीजेपी सरकार महिलाओं को 3,000 रुपए देगी। इसके साथ ही महिलाओं को फ्री बस सेवा, सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत दिल्ली से हुई है। अभी 7 राज्यों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सुविधा चल रही है। अवैध मदरसे बंद होंगे। गैर मान्यता प्राप्त और अवैध मदरसों की लिस्ट बनाई जा रही है बंगाल में। बंगाल में बिना मान्यता वाले ऐसे सारे मदरसे बंद किए जाएंगे। बंगाल में केवल 614 मदरसे ही सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। मतलब हजारों मदरसों पर शुभेंदु सरकार की गाज गिरने वाली है। इसके अलावा इमाम और पुजारियों का वेतन बंद हो रहा है। ममता सरकार मौलवियों और पुजारियों को मानदेय देती थी। इमाम को 3,000, मुअज्जिन को 2,000 रुपए प्रति महीने, पुजारियों यानी हिंदू पुजारियों को 2,000 रुपए प्रति महीने मिलते थे। शुभेंदु सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में इसे बंद कर दिया है। ममता की विवादित ओबीसी लिस्ट रद्द हो गई है। बंगाल में 77 समुदाय ओबीसी आरक्षण से बाहर होंगे। आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए ओबीसी कैटेगरी बढ़ाई गई। 2010 से 2012 के बीच 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल किया गया और इन 77 समुदायों में से 75 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आरोप लगा कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए उनमें से 75 को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसे अवैध बताया था और रोक लगाई थी। तब ममता सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुभेंदु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर और अग्निमित्रा पॉल क्या कह रहे हैं। इस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, मॉलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। 2 रिटायर्ड कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी कंसेंट दे दिया। इसलिए एक कमीशन हुआ। समाप्ति चैटर्जी चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड और दमयंती सिंह जी मेंबर सेक्रेटरी। कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। फुल कोऑपरेशन कीजिए। जो जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, ये कमीशन को आप भेजिए और आपका जो उम्मीद है वो पूरा करने का काम इस सरकार करेगा। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप माँ शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए। अब देखिए जरा दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि बंगाल में जो एक्शन हो रहा है, न सिर्फ उन लोगों पर जिन्होंने हिंसा की, न सिर्फ तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर। तृणमूल ने, उन पर आरोप लगता है कि अपने दौर में उन्होंने कई जगहों पर कब्जे कर रखे थे, अब वो कब्जे हटाए जा रहे हैं। टीएमसी के अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। कहा जाता था ये एक मैरिज हॉल था जिस पर टीएमसी का कब्जा था, वो कब्जा हटवाया गया। और उसके बाद देखिए जरा तृणमूल कांग्रेस के नेता के ऊपर आरोप है कि उनकी गाड़ी से असलहे बरामद हुए।
खबर यह भी है कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है उस बीच तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी सिक्योरिटी का भी रिव्यू हो रहा है, यानी उनकी सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। उसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा हो, ममता बनर्जी की सुरक्षा या दूसरे नेताओं की सुरक्षा। और बताया जा रहा है कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कुछ कम की गई है। बंगाल में शुभेंदु की नई सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें पूर्व सीएम ममता के भतीजे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई गई। ममता के भतीजे अभिषेक को पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। उसके साथ सुरक्षा घेरे में एक विशेष पायलट कार हमेशा चलती थी, जिसे समीक्षा के बाद अब कम कर दिया गया है। साथ ही उनके कालीघाट आवास से भी सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, पूर्व डीजीपी राजीव को सिर्फ सांसद वाली सुरक्षा दी गई। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास के पास कोई पद नहीं, इसलिए सुरक्षा हटा ली गई है। सुरक्षा में कटौती की इस लिस्ट में पूर्व डीजीपी मनोज मालवीय का भी नाम है और इसके अलावा इस लिस्ट में ममता बनर्जी के कई और करीबी भी शामिल हैं। सुरक्षा में कटौती का यह फैसला कड़ी समीक्षा के बाद लिया गया है। समीक्षा में पाया गया कि इन लोगों को अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि ममता की सुरक्षा में कटौती नहीं होगी और उनकी सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल ममता के भतीजे समेत कई करीबियों की सुरक्षा कम हो गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता। एक का कहानी खत्म हो गया, वो तो पुलिस के बल पर गुंडा था, पुलिस के बल पर अमित शाह जी को चैलेंज किया था। अब उसके पास क्या बचा है? इंक्वायरी होगा तो बहुत सारे आईपीएस पकड़े जाएंगे, आईपीएसओ का पैसा लगा हुआ है उसके पास। ममता बनर्जी के जो चहेते आईपीएस आईएएस थे, बहुत सारे लोगों का पैसा वहाँ के जमीनों में लगा हुआ है। इंक्वायरी होने दीजिए ना। अभिषेक को इतनी सिक्योरिटी क्यों? उसका पीसी चीफ मिनिस्टर है इसलिए इतना गाड़ी, इतना सिक्योरिटी। जो काम किए हैं वैसा ही वो लोग को बरसाना पड़ेगा। देश का जो कानून है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दर्दनाक खबर है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में उस पर हड़कंप है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ट्विशा दीपिका की मौत जिम्मेदार कौन? ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह है ट्विशा शर्मा की तस्वीर और यह है दीपिका नागर की तस्वीर। इन दोनों ही लड़कियों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या दहेज के मामले में। इनसे दहेज मांगा गया, परिवार ने आरोप लगाया और उसके बाद इन्होंने आत्महत्या की है। कुछ महीने ही हुए थे इन दोनों की शादी के और दहेज के आरोप के बाद, दहेज में प्रताड़ित करने के बाद इन्होंने आत्महत्या की। अब तस्वीर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले ट्विशा की। ये 2025 में ट्विशा की जो शादी हुई भोपाल में, उसकी तस्वीर है। अब तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ट्विशा ने सुसाइड किया और उसके बाद तस्वीर देखिए, गर्दन पर निशान है। आरोप लगाया गया कि फांसी का फंदा लगाया है। गर्दन पर जो निशान है, ये वो निशान है जो फंदे के निशान है और परिवार का आरोप है कि सुसाइड नहीं किया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये उसके गले के निशान आप देख रहे हैं, रस्सी के निशान है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ट्विशा की मौत के बाद देखिए जरा, लोगों में गुस्सा और रोष है। एक ये तस्वीर है, ट्विशा के लिए इंसाफ की मांग हो रही। लोग सड़कों पर उतरे। उसके अलावा ट्विशा का जो परिवार है वो प्रदर्शन कर रहा था भोपाल में। आज परिजनों में नाराजगी है। लोग गुहार लगा रहा, उसे पकड़ रहे। अरे शर्म करो, एमपी सरकार, उसका ऑर्डर आ गया होगा, गिरीवाला सिंह का ऑर्डर आ गया होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करो। गिरीवाला सिंह समस्ती का ऑर्डर आ गया होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करो। ये संविधान है हमारे देश का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या हमारे? इसका मतलब कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा इस देश में। इस देश में सिर्फ उन लोगों के चलेगी जिनकी सत्ता है। अब
अब आइए आपको बताऊं कि ट्विशा ने सुसाइड कैसे किया। अगर सुसाइड किया है, परिवार का कहना है आत्महत्या नहीं की है। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए, ये वो तस्वीर है जो शादी के वक्त की तस्वीर है, ट्विशा और उनके पति। नोएडा की रहने वाली ट्विशा की शादी भोपाल के समर्थ से हुई। दोनों की जान पहचान डेटिंग ऐप से हुई। बाद में वो कई बार मिले। परिवार की सहमति से दिसंबर 2025 में ट्विशा और समर्थ की शादी हुई। ट्विशा के पति समर्थ वकील हैं और समर्थ की मां जिला जज रह चुकी। 11-12 मई की दरमियानी रात को ट्विशा की ससुराल में मौत हो गई। कथित तौर पर ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की मौत की वजह हैंगिंग बताई गई, लेकिन रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के कुछ निशानों की भी चर्चा है और इसी को आधार बनाकर मायका पक्ष लगातार जांच पर सवाल उठा रहा है। मामले में अब फॉरेंसिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए। जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई है वो अस्पताल नहीं पहुंची है, यानी जिस फंदे से, इस वजह से गर्दन पर मिले निशान और उस फंदे का मिलान नहीं हो सका है। यह भी जांच नहीं हो पाई है कि क्या उसी फंदे और बेल्ट से फांसी लगाई गई। पुलिस ने ट्विशा की सास और पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली है। पति समर्थ फरार है। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह पर 10,000 का इनाम रखा है। वो अग्रिम जमानत के लिए गया था समर्थ, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब सुनिए जरा परिवार को। हम न्याय चाहते हैं, ये सुसाइड नहीं है, हत्या है ये। मेरी बेटी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी, बहुत हिम्मत वाली थी वो। हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर हो, जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो। बस मेरी ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पे डर है। हमें डर है यहाँ पे। परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था। She destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। She was on schizophrenic drugs, अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर 2 लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। समर्थ और मैं दोनों गए थे, ये तो ऐसे मारने हमारे पीछे दौड़े, हमें तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए। अब इस सब के बाद देखिए ट्विशा की सास सामने आई, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्विशा पर आरोप लगाए उन्होंने। वो खुद भावुक भी हुई, लेकिन बहू पर क्या कहा सुनिए। मौशरी में गए थे, they were haunting us like anything, but it's good and we hope the law takes its course. मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, पर मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई पर। मौशरी में गए थे, they were haunting us. ट्विशा की मौत पर ससुराल पक्ष क्या कह रहा है और मायका पक्ष का क्या कहना है। मायके पक्ष की मांग और आरोप यह है कि सास और पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। ट्विशा का पति समर्थ पैसे मांगा करता था। वो गर्भवती थी, उसका पति पूछता था कि बच्चा किसका है। वो भूखी रहती थी, उसका वजन गिर रहा था। मौत वाले दिन मां से बात कर रही थी, परेशान थी। मां से बात के दौरान अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ससुराल वाले उसका अपमान करते थे। पति समर्थ के ड्रग्स लेने की शिकायत की थी। सास हर चीज पर रोक टोक करती थी। मौत के बाद समर्थ ने कॉल नहीं किया। ट्विशा का फोन हमें नहीं मिला। ट्विशा को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। जज रह चुकी सास ने जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया है और दिल्ली के एम्स में फिर से हो रहे पोस्टमार्टम उनकी मांग है, एम्स में पोस्टमार्टम हो। मध्य प्रदेश के बाहर की पुलिस से जांच कराई जाए। जब तक इंसाफ नहीं हो तब तक लाश नहीं लेंगे, परिवार का कहना है। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का जवाब यह है कि ट्विशा शर्मा को नशे की लत थी। उसे नशा नहीं मिलता था तो हाथ कांपने लगते थे। वो चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगती थी। गर्भवती होते ही ससुराल पक्ष के लिए रवैया उसका बदल गया। ट्विशा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनका कहना है। मनोचिकित्सक के पास इलाज कराया जा रहा था और हर महीने उसे जरूरतों के हिसाब से पैसा दिया जाता था। यह पैसा उसे ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता था। वो 17 अप्रैल की सुबह फ्लाइट से दिल्ली गई थी, करीब 12 घंटे लापता रही और 18 अप्रैल को मायके पहुंची। पूछने पर ट्विशा ने नहीं बताया कि वो कहां रही है। सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है और पिता क्या कह रहे हैं। पुलिस ने स्वयं एक्सेप्ट किया है
कि इनको जमानत ना दी जाए, अग्रिम जमानत नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत रसूखदार लोग हैं। ये स्वयं पुलिस दलील में अपनी लिख रही है, जो हम कह रहे हैं वो पुलिस उसका सत्यता बता रही है। पुलिस का कोई दबाव है बॉडी लेने के लिए या एम्स प्रबंधन का? जी बहुत सारा दबाव रहा था, उन्होंने हमें तरह तरह से दबाया। उन्होंने बोला कि अगर आप ये नहीं लेंगे बॉडी तो हम आपकी FIR तक नहीं लिखेंगे। क्या CBI जांच की भी मांग करते हैं? जी हम इंडिपेंडेंट जांच की मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या CGI की निगरानी में हम इंडिपेंडेंट जांच की मांग करते हैं। जो इस प्रकरण में फरार आरोपी है समर सिंह, तो उसकी तलाशी के लिए टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।